आज शोषित समाज दल का स्थापना दिवस। स्थापना दिवस पर जब चर्चा होती है तो लोग सवाल खड़ा करते हैं कि शोषित समाज दल को 50 साल हो गए, तो शोषित समाज दल सत्ता में क्यों नहीं आया, बढ़ा क्यों नहीं। अब हमारे लोग अपनी तरह से जवाब देते हैं। हम भी आपको इस बात से मुतमईन करेंगे कि शोषित समाज दल देश में सबसे मजबूत और एक ही राजनीतिक पार्टी है। असल में है क्या, जब देश आज़ाद हो गया, जब तक आज़ाद नहीं हुआ था तो यहाँ का मीडिया, यहाँ के नेता एक ही रोना रोते थे कि अंग्रेज है इसलिए सारी समस्याएं बढ़ रही। अंग्रेज चला जाए, सब ठीक हो जाए। जनता में ये बात फैली, स्वतंत्रता आंदोलन का ऐसा समर्थन किया कि अंग्रेज यहाँ से भाग गया। अब ये लोग सत्ता में आ गए, बड़े नारे लगाए। किसी ने कहा कि हम गरीबी मिटाएंगे, किसी ने कहा हम समाजवाद लाएंगे, किसी ने कहा हम साम्यवाद लाएंगे। लेकिन देश की दुर्गति दिन ब दिन हो रही थी। सबकी सरकारें बन चुकी थी। बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान जो देश के कहे जाते थे, सब सरकार में रह चुके थे। और आपको याद होगा कि अंतरिम सरकार जब बनी थी तो उसमें जनसंघ भी था, यहाँ तक कि बाबा साहब भी उसमें मंत्री थे। तो बाबा साहब ने तो जान लिया कि ये रास्ता बहुत गलत है, लेकिन एक काम उन्होंने कर दिया कि भारत को एक ऐसा संविधान दे दिया कि जिस दिन वो लागू हो जाएगा देश तरक्की करने लगे। जब सब सरकारें बन चुकी, जगदेव बाबू मंत्री रह चुके, महामना वर्मा जी मंत्री रह चुके, तो उनके अनुभव और उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उनको लगा कि अरे अब तो नई क्रांति की आधारशिला रखनी पड़ेगी। ये देश सड़ रहा है, ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि इसको गलत रास्ते पर ले जाने वाली ताकतें बहुत मजबूत हैं। और आज़ादी के बाद तो उनको औलादी मजबूती मिल गई। और अगर ये नहीं रोके गए तो देश तबाह हो जाए। वर्मा जी ने पहले तो ये कोशिश की कि समाजवादी पार्टी बदल जाए, क्योंकि इसका नारा बहुत अच्छा है। समाजवाद का मतलब होता है कि देश के सारे संसाधनों पर समाज का कब्जा होना। और डॉक्टर लोहिया से जब ये बेचैनी की चर्चा हुई तो वो सहमत हो गए
कि बिना सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति के समाजवाद आ ही नहीं सकता। और उसके लिए उन्होंने जिम्मा दिया वर्मा जी को कि ये बीड़ा आप उठाइए, और अर्जक संघ की स्थापना 1 जून 1968 को हुई। अगर वो अर्जक संघ समाजवादियों ने स्वीकार कर लिया होता मुझसे और सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति हो गई होती, तो आर्थिक और राजनीतिक बराबरी लाने में कोई रोक नहीं सकता था। बाबा साहब का संविधान अक्षरशः लागू हो जाता। लेकिन 4-5 महीने बाद डॉक्टर लोहिया मर गए और समाजवादी पार्टी में या संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में ऐसा बवंडर सवर्णों ने मचाया कि अर्जक संघ बंद कर दो, फिर चाकुच बन जाओ। तो वर्मा जी ने उनसे पिंडी छड़ाने सोचा और ये तय कर लिया कि हम दलितों पिछड़ों को एक लाम बंद करके और ये सांस्कृतिक सामाजिक क्रांति करेंगे। सिद्धांत वक्तव्य लिख गया, लेकिन 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में चरण सिंह के नेतृत्व में बीकेडी बनी थी। उसने प्रस्ताव पास किया कि बीकेडी का जो मेंबर अर्जक संघ का सदस्य बनेगा या अर्जक साप्ताहिक पढ़ाएगा, उसको पार्टी से निकाल दिया जाए। और इसके ठीक 1 महीने बाद आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी इंडिया, जो बाबा साहब का अपने एक उत्तराधिकारी बताती है, उसने यही हूबहू प्रस्ताव पास किया। तब वर्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि हम ये जो पौधा लगा रहे हैं, ये तो सवर्ण इन्हीं बैकवर्डों से ही इसको चरवा देगा। तब ये तय हुआ, हालांकि उनके दिमाग में था ये कि भारत में क्रांति इसलिए नहीं हो रही है या पूरा बदलाव इसलिए नहीं हो पाया है कि क्रांतियां टुकड़ों टुकड़ों में हुई। भारत में जीवन के चारों क्षेत्रों में ब्राह्मणवादी जीवन मूल्य स्थापित है। जब तक एक साथ चारों में हमला नहीं होगा, चारों क्षेत्रों से नहीं हटाया जाएगा, तब तक ब्राह्मणवाद पलटी मारता रहेगा इतिहास की तरह। और उन्होंने समाज दल का सिद्धांत ऐसा बनाया जो राजनीतिक सिद्धांतहीन राजनीति का विकल्प है। इसी बीच जगदेव बाबू की भेंट हुई। अर्जक संघ का सम्मेलन था कानपुर में, उत्तर प्रदेश का। जगदेव बाबू गए और रात भर दोनों लोगों की वार्ता हुई और उन्होंने कहा कि साहब, आपने समाजवाद ही नहीं, आपने तो साम्यवाद और पूंजीवाद का विकल्प दे दिया। तो वर्मा जी ने कहा कि भाई इसको देख लो, जहाँ इसमें कमी। अरे कहा साहब, इसमें तो नुक्ता हलंत लगाने की भी जरूरत है। अब तो क्रांति हो के रहेगी। और तय हो गया विधायक क्लब पटना में 7 अगस्त 72 कि आप उधर से आ जाइए, हम इधर से आकर के वहाँ सोशल समाज दल की घोषणा करेंगे। घोषणा हो गई और ऐसा लगने लगा कि ये बुद्धि का और शक्ति का इतना जोरदार मिलन हुआ है कि पूरे देश से अब ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा। चर्चाएं चलने लगी, कान खड़े हो गए ब्राह्मणवादियों के, पूंजीवादियों के। और उसका परिणाम ये हुआ कि जगदेव बाबू की हत्या की। और फिर उन्होंने देखा कि अब भी नहीं रुक रहा है ये कारवां, तो अब क्या किया जाए।
तब उन्होंने दलितों और पिछड़ों को आगे किया कि तुम लोग ये कहो कि अरे इससे कुछ नहीं होगा और हमें सत्ता सौंप दो, हम सब बदल देंगे। एक एक नारे भी इन लोगों ने लगाने शुरू कर दिए और सत्ता पा गए। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो पिछड़ों और दलितों को सत्ता मिली है, उसकी वजह शोषित समाज दल है। और आप कमाल देखिए कि ये नेता बने कैसे थे। कांग्रेस देश बर्बाद कर रही है, कांग्रेस हटाओ। जेपी ने इनको पकड़ लिया। जेपी तो कोई राजनीतिक था ही नहीं, सर्वोदयी था वो तो। बड़े षड्यंत्र से आरएसएस ने जेपी को आगे करके और इनके कंधे पे बंदूक रख के, चाहे नीतीश हो, चाहे लालू हो, चाहे मुलायम हो, चाहे काशीराम हो, इनको तैयार किया और कांग्रेस को हटा दिया। अब क्या है, इतना सब हुआ, ये सत्ता में रह चुके, लेकिन देश और बड़ी स्पीड से पतन की ओर जाने लगा। अब भाजपा का हाल देखो, भाजपा कुछ नहीं कर रही है। जो कांग्रेस ने पौधा लगाया था उसी को खींच रही है। अब आज बड़ा हल्ला है कि साहब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। तो इसको बनाया किसने था? कांग्रेस ने बनाया। इस्तेमाल किसने किया था? अरे इसमें तो लालू भी तो इसी में फंसे। अब वो और ज़्यादा तेज़ी से कर रही है। जितना भी विदेशी कर्जा कांग्रेस ने 50 लाख करोड़ लिया था, भाजपा ने 205 लाख करोड़ ले लिया 10 साल में। उसी कारवां को बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहे। और ये दलित पिछड़े जो शोषित समाज दल का विकल्प बन रहे थे, आज क्या है, इन्हीं की हलवाई कर रहे हैं। कुछ कांग्रेस की, कुछ बीजेपी की, और होड़ लगाए कि ये ठीक नहीं, हमें गुलाम बना दो। कितनी बुरी हालत राजनीति की हो गई। लेकिन एक मैदान अब शोषित समाज दल के लिए खाली हो। अब इस चर्चा को तो हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बात आप ये समझ लो कि इंसान को ही राजनीतिक पार्टी की जरूरत क्यों? किसी और दुनिया में जाने कितने सृष्टि है में जीव हैं, किसी को भी किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं। तब इंसान को क्या है? इंसान विवेक बुद्धि का प्राणी है पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में। जिनके सहज बुद्धि है बाकी जीवों में, उन्हें परिवर्तन भाता नहीं है, परिवर्तन कर ही नहीं सकते। गौरैया जो घोंसला बनाती है हजारों लाखों साल से, वही डिजाइन बना रही है। और पूरी दुनिया का गौरैया ये कैसे बनाता है? उसको कोई ट्रेनिंग नहीं देता है। कुत्ता भौंकता है तो चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे जापान का हो, चाहे कहाँ का हो, एक ही सा भौंकता है। लेकिन आदमी हर 10 मील पर उसकी बोली बदल जाती है। तो आदमी परिवर्तनशील है। आदमी को खतरा आदमी से बहुत है।
क्योंकि विवेक बुद्धि वो चीज़ है जिसका प्रयोग करो तो जानवर से बहुत ऊंचा आदमी होता है, और प्रयोग ना करो तो जानवर से बहुत नीचा होता है, जानवर के बराबर नहीं होता है। ये है विवेक बुद्धि। और जो मनुष्य का दिमाग है वो कोई 10% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाता है, करते नहीं। और अगर ये 60-70% इस्तेमाल कर दे तो ये मानव समाज यानी कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, लेकिन करते नहीं। क्यों? करने से रोकने वाली ताकतें बहुत हैं, और इसमें सबसे बड़ा काम धर्म का है। अब रामायण में लिख दिया वही जो राम रच राखा को कर सब बढ़ावे साथ, तो बस अब विवेक बुद्धि का काम खत्म। आदमी को जब समस्या नजर आती है तब उसका समाधान खोजता है। अब उस जमाने में जब विज्ञान नहीं था, कितना बड़ा पीड़ा थी, कितना खतरा था इंसान को। इसमें कुछ था ही नहीं, ताकतें नहीं थी। नदी पार करना है तो नदी पार ही नहीं कर सकता, उसमें पानी भरा है, वो डूब जाएगा, मर जाएगा। उसने जब बुद्धि का इस्तेमाल किया कि अरे ये खड़े होने में भार ज़्यादा हो जाता है, इतना कम हो जाता है, इसलिए डूब जाता है, तो उसने निश्चित तौर पर तैरना शुरू कर दिया। फिर उसने सोचा कि इसमें झंझट बहुत है, तो उसने नाव बना ली कि काठ जो है उसका आयतन बहुत होता है, भार नहीं होता है। फिर और सुविधा देखी तो उसने पुल बना दिया, और सुविधा खोजी तो हवाई जहाज बना दिया, वो समुद्र भी पार करने लगा। तो जब इस्तेमाल किया, लेकिन आप चींटी का बच्चा, आप हाथी का बच्चा, घोड़ा का बच्चा जैसे पैदा हो पानी में डाल दो तुरंत तैरने लगे, क्योंकि ये उसकी सहज बुद्धि में है। और इंसान अगर तैरना न सीखेगा तो बूढ़ा भी हो जाए, उसको पानी में आप भेज दो, मर जाएगा, डूब जाएगा। तो विवेक बुद्धि मारक ताकतें मानवता के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है, और ब्राह्मणवाद ने तो सोचने की ताकतें खत्म कर दी। इसीलिए जब जब ब्राह्मणवाद भारत में पनपा है तब तब देश पतन की ओर गया है। विज्ञान की बात तो छोड़िए, हर स्तर पर इसकी तबाही आई है। और जब मानववाद पनपा है, चाहे बौद्ध धर्म के बल पर पनपा हो, चाहे इस्लाम और ईसाइयत के, तो देश ने पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया वही काल है। अब आज क्या है कि ब्राह्मणवाद पूरी तरह से पैर फैला रहा है, तो तबाही बढ़ रही है। और ब्राह्मणवाद से लड़ने की हैसियत अब किसी नेता में नहीं। मैंने कहा था आपसे कि मैदान खाली है। मैदान इसलिए खाली है कि सब प्रयोग हो चुके हैं। अब कोई ये नारा नहीं लगाता है कि देश का नेता कैसा हो। कोई पार्टी का बखान नहीं करता है। जातीय नेता खत्म हो रहे हैं। कोई आदमी अब जात के नेता को पसंद नहीं करता है। तो ये वैक्यूम खाली हुआ है सोशल समाज दल के लिए, क्योंकि यही बाधाएं थी पार्टी न पनपने के लिए। कोई आदमी जितना दलित पिछड़ा था, अब वो कहता था कि भाई जगदेव बाबू वर्मा जी का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फलाने नेता जल्दी कर देंगे, इसलिए हम उनके साथ। और जानबूझकर ये आरएसएस ने ये जाति नेता पैदा किए थे। आज सब पोल पट्टी खुल रही है, और जनता की चूंकि एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, इसलिए जनता निराश है। और ये निराशा
कहीं लंका और बांग्लादेश की तरह न फैल जाए। अब बांग्लादेश में जानते हो क्या हुआ था? बहुत सरकारी विज्ञापन, जितना सरकारी मीडिया, देश बड़ी तरक्की कर रहा है, यही लंका में हो रहा था। देश बड़ी तरक्की कर रहा है, और जब उन्होंने देखा कि बेरोज़गारी इतनी बढ़ रही है, और जो बेरोज़गारी भारत में अडानी ने बढ़ाई, वही अडानी बिजली घर बना रहा था बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से पैसा लेके बना इंडिया में रहा था, और 4 गुना ज़्यादा बिजली का रेट तय करके अपना घर भर रहा था। ये नौजवानों को जैसे बात मालूम हुई, धीरे धीरे वो और विरोध पनपा, और खालिदा जिया की तानाशाही से ले गई। उससे भयंकर स्थिति भारत की खराब है। यहाँ भाजपा का तो विरोध है। अच्छा ये बताओ कि पूंजीपति बढ़ाए किसने थे? ये अडानी अंबानी किसकी पैदाइश? कांग्रेस ने पैदा की। अब कांग्रेस थोड़ा थोड़ा नोचती थी, तो पूंजीपति थोड़ा थोड़ा नोचता था। अमित शाह और अंबानी ने उनको ऐसा प्रेशर बनवाया कि पूरा देश लूटने लगे। तो ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद का गठजोड़ है, और उसी पूंजी का हिस्सा लालू, मुलायम, मायावती, अखिलेश के पिताजी और ये इनका सबको मिलता था, सबको जानता है। नहीं तो अच्छा ये बताओ, हमको एक समाजवादी पार्टी के नेता मिले, बोले साहब है तो बहुत ख़राब ये सब, और ये जनता भी जान गई है, लेकिन इसका विकल्प क्या है? हमने कहा विकल्प तुम्हें मानने की हिम्मत है? हमने कहा एक काम अपने पार्टी में कर दो, नेता बेकार हो जाएगा। क्या? हमने कहा एक नियम बनवा दो कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष न एमपी का टिकट बांटेगा, न एमएलए का बांटेगा, न जिला पंचायत का बांटेगा, न प्रधानी बांटेगा। जहाँ का चुनाव होना है वहाँ की पार्टी कमेटी जो जिसको तय कर देगी फाइनल हो जाएगी। ये अध्यक्षी छोड़ के भाग जाएंगे। इनकी बिजनेस है। जब चुनाव आता है और टिकट बांटने की बेला आती है, देखो इनके यहाँ कैसी लाइन लगती है, और वो धंधा इतना पनपता है कि पार्टी का वर्कर किनारे हो जाता है, और जो डकैत है, जो किसी तरह से अपराधी है, वो पैसा उसने पा गया है, वो खरीद लेगा, उसको उसकी ज़रूरत है। ये मेरे एमपी बन जाएंगे तो जेल ले जाएंगे। तो इतना बड़ा ये गठजोड़ चल रहा था, और एक समस्या का समाधान इनके पास नहीं है। अगर इनके पास समस्या का समाधान होता तो इतने सालों सत्ता काबिज करते हुए एक काम ही कर देते। अब आरक्षण पर बड़ा हल्ला है। अरे भाई, तुमको जब मौका मिला था, जानते इनने क्या किया था? जैसे ही दलित पिछड़ा गद्दी बैठता है, पहला बयान देता है कि हम गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियां देंगे। अच्छा भाई, कहाँ संविधान में लिखा है कि आर्थिक आधार पर नौकरी दे सकते हैं आप? और ऐसा माहौल बना दिया कि सरकार बीजेपी बिल ले आई, और एक दलित तो पिछड़े नेता की हैसियत नहीं थी उस विरोध का विरोध करते, बिना विरोध के बिल पास हो गया। उनका लागू है, इनका अब नहीं लागू और हो रहे। कितनी बड़ी साजिश है ये, और इनने कितनी बड़ी धोखेबाजी की है दलितों पिछड़ों के साथ। ये अब चर्चा होगी, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन इसका विकल्प नहीं है। अब हमसे एक लोग बोले कि साहब पार्टी तो आपकी सही है, लेकिन बिना पैसे पार्टी चलेगी कैसे? हमने कहा अगर पार्टी पैसे से चलती तो अब लालू पास पैसा कम है, अखिलेश के पास पैसा कम है, मायावती के पास पैसा कम है। अरे ये पैसा दाबे बैठे हैं, इसीलिए ये अंदर बैठे हैं।
बाहर निकलने की हिम्मत रही। पैसा से अगर पार्टी चलती तब क्यों नहीं चल रही? पार्टी पैसे से नहीं चलती है, पार्टी चलती है विचार से और संगठन से। पूरी दुनिया में जितने बदलाव हुए हैं सब विचारधारा से हुए। महामना बुद्ध जब दुखी हो गए और उनको लगा कि अब कोई रास्ता निकालना है, नहीं तो दुनिया तबाह हो जाएगी, तो वो चीवर पहन के घर से निकले और भिक्षा मांग करके उन्होंने विचार का प्रचार किया, लेकिन दृढ़ता के साथ रहे। भले अपने जीवन में 60 चेला बना पाए, लेकिन विचार में इतनी मजबूती थी, इतनी वैज्ञानिकता थी कि पूरी दुनिया ने उसको अपनाया। आज सोशलिस्ट समाज दल के पास वो वैज्ञानिक और उन्नतिकारी धाती है विचारों की कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और जो पूंजी की बात करते हैं उनसे एक बात पूछो कि क्या वोट डालने में कोई पैसा लगता है? बाबा साहब ने अमीर गरीब सबके वोट की कीमत एक है कि फ्री में डाले जहाँ इच्छा करें। तो जब वोट डालने में पैसा नहीं खर्च होता है तो पैसे की क्या ज़रूरत है? और रही बात, लोग जब जुड़ें, आप किसी से 1 लाख रुपया मत मांगिए, नहीं तो वो विशेषाधिकार पार्टी में समझेगा। आप 1 लाख लोगों से 1-1 रुपया मांगें, वो 1 लाख लोगों का मन आपके साथ जुड़ेगा और पार्टी को मजबूती मिलेगी, वो कार्यकर्ता बन जाए। एक बार का किस्सा आपको बताऊं कि महामना वर्मा जी चुनाव लड़ते थे तो जनता के पैसे से लड़ते थे, वो पैसा कभी अपना नहीं लेते। उनका ये सिद्धांत था कि रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पियो। सभा करना है तो लोगों से पैसा मांगो, सभा करके जितना खर्च हुआ हो, जितनी आमदनी हो, लिस्ट पढ़ दो, हो गया। यही चुनाव में तो एक बड़े समर्थक थे उनके, वो सवेरे सवेरे आ गए, हमारे यहाँ पोखरा में रुके थे, वहाँ घर में। बोले वर्मा जी कहाँ? हमने कहा वो नहा रहे। कही यार उनसे एक बात कहो कि वोटों मांगो, नोटों मांगो, ये बड़ा झंझट का काम है। 3-4 लोग, चौधरी वीरेंद्र सिंह मंत्री उसके बहुत खिलाफ हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमारे साथ 5 मिनट बैठ जाएं वर्मा जी और ये बता दें कितना रुपया चुनाव में खर्च होना है, हम सब दे देंगे। तो पैसा न मांगो, चंदा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चुनाव जीत जाएंगे। उसको बड़ी अच्छी लगी, वो समझा कि अरे ये तो बड़ा हमदर्द आदमी है, वर्मा जी को जिताना चाहता है। वर्मा जी नहा के आए, हमने कहा दिलीप बाबू कुछ कहना चाहते हैं कि हाँ बोलो, क्या बात है? बोले साहब पैसा मांगो, चंदो मांगो, वोटों मांगो, दोनों नहीं बोला था। आप 5 मिनट हमारे संगे चले चलो, 4-5 लोग बैठेंगे, वो जितना कहोगे पैसा दे देंगे। वर्मा जी ने कहा दिलीप हम फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये कितने बड़े पूंजीपति हैं। जनता चुनाव हारती है, जीतती है, हम तो प्रतीक हैं। जनता को जीतना होगा तो वो पैसा भी देगी और वोट भी देगी। हारना होगा तो वो हारेगी। संगठन मजबूत रहना चाहिए, हम इस पर ज़्यादा जोर देते हैं। बड़ा उनको अटपटा लगा कि बताओ कैसा नेता है, पैसा लोग दे रहे हैं, ले नहीं आए। और चुनाव हुआ, मंत्री से लड़ाई थी ज़बरदस्त, और वर्मा जी तो कोई टेम्पो में बैठ जाए कि कैसे होना, जितना साधन होता था चलते, और उसकी जमानत जब्त करा दी मंत्री की। तो जनता का मन जब जीत लोगे
चुनाव बहुत छोटी चीज़ होती है। और सोशलिस्ट समाज दल का सिद्धांत और कार्यक्रम ऐसा है, अभी कल शिविर में हम चीज़ बताएंगे, बहुत फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कि निरादर और गरीबी का नामो निशान नहीं रहेगा देश में 7 साल के भीतर। कितना बढ़िया कार्यक्रम। लेकिन एक सवाल ये है महामना बुद्ध की तरह कि हमारा कार्यकर्ता काला झंडा तो बहुत लंबा लेके चलता है, लेकिन कार्यक्रम से ओतप्रोत नहीं। जैसे दिया में बाती है, तेल है, लेकिन जला नहीं है, तो बुझा दिया, बुझे दिए को जलाएगा कैसे? ये जितना 90 सैकड़ा दलित पिछड़ा है, ये बुझा हुआ दिया है। जले हुआ दिया इन बुझे हुए दिए को जलाएगा, और जब वो खुद जला नहीं है तो जलाएगा कैसे? हर समस्या का समाधान सोशलिस्ट समाज दल के कार्यक्रम में है, लेकिन उसका जानकार कार्यकर्ता का मतलब है उसका वो जानकार हो। अब जैसे बेकारी बहुत बड़ी समस्या है, और किसी पार्टी नेता से आप पूछो कि बेकारी कैसे दूर करोगे, कहेगा सरकारी नौकरियां देंगे, 10 लाख सालाना देंगे, फलाने लाख सालाना दे देंगे। अरे उससे ये पूछो कि सरकारी नौकरियां होती कितनी है? आबादी की 1.5%, और उसमें ज़्यादातर भरी है, तो कहाँ से दोगे नौकरी? बेरोजगारी गांव में है। नौकरी तो हिस्सेदारी के लिए है कि हर वर्ग को हिस्सेदारी मिले, लेकिन बेकारी क्यों आई है? छोटे उद्योग बंद हो गए। अब जितना हंसिया बनाने वाला काम लोहार करता था, बर्तन बनाने वाला काम कुम्हार करता था, तेल निकालने वाला काम तेली करता था, गांव में होता था ना ये। अब नमक टाटा पीस रहा है। और आज स्थिति ये देश की है कि भारत हर चीज़ बाहर से मंगाता है। मोबाइल मंगाएगा तो चीन से मंगाएगा। अरे अब तो जो सौर ऊर्जा के इंजीनियर हैं वो चीन से मंगाए जा रहे हैं। यहाँ इंजीनियर बेकार है, वो विदेश में नौकरी ढूंढ रहे हैं, और भारत चीन से सौर ऊर्जा के लिए इंजीनियर किराए पर ले रहा है, ये नौकरी। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि पागल लोगों को जो सत्ता सौंप दी गई है। तो सोशलिस्ट समाज दल क्या करेगा? जिन चीज़ों का उत्पादन छोटे पैमाने के कारखाने से संभव है, उनके बड़े कारखाने नहीं लगाए। अब कहते हो बेकारी बहुत है, कृषि उपज को आप खाद्य पदार्थ में वहीं बदलवा दीजिए, बेकारी खत्म हो जाएगी। आलू है, किसान पैदा करता है, और फसल पे मिट्टी के भाव पूंजीपति खरीद लेता है, शहर ले आता है, चिप्स बनाता है, 70 रुपया का 100 ग्राम चिप्स बनाता है। अच्छा, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन मशीन की ज़रूरत है? छोटी छोटी मशीन आप उसी किसान को दे दो जो आलू पैदा करता है, और उससे ये कहो कि आप चिप्स बनाइए, इस क्वालिटी के बनाइए, हम सारे खरीद लेंगे। तो किसान खुशी खुशी बनाएगा, क्योंकि उसका माल मौके पर बिकेगा, उसका खुद उत्पादन करेगा, तो जो लेबर लगेगी उसमें हिस्सेदारी मिलेगी। इस तरह से किसान की पैदावार भी बढ़ेगी और गांव की बेरोजगारी मिटेगी। मटर कहने है, किसान मटर हरा पैदा करता है, डिब्बा बंद करने में डिब्बे की गैस निकाली जाती है। अब ये किसान को दे दीजिए मशीन, वो डिब्बा बंदी कर देगा। ये टमाटर फसल पर किसान बर्बाद करता है,
अगर वो सास बनाने का काम उसको दे दो, छोटी मशीन दे दो, खरीदने की जिम्मेदारी ले लो, किसान टमाटर वाला खुद ही आपको बना के दे देगा। सब गांव में बेरोजगारी मिटने लगेगी। गेहूं आप देहात से शहर लाते हो, तब यहाँ बिस्कुट बनाते हो, दलिया बनाते हो, मैदा बनाते हो, सिवई बनाते हो, ये गांव किसान से बनवा लो। आप उड़द किसान से 110 रुपया किलो खरीदते, क्या नाम 80 रुपया किलो खरीदते, और उड़द की दाल 200 रुपया में देते हो। भाई क्या इसमें टेक्नोलॉजी है? किसान से कहो भैया हमें दाल नहीं, दाल दो उड़द नहीं, और उसको दलने वाली मशीन दे दो। किसान से तो किसान को दुगनी लागत मिलेगी। जब कारखाना चलेगा तो लेबर आएंगे तो वो बेरोजगारी मिटेगी। एक नहीं, अगर ये पूरा कृषि उपज को अगर आप पक्का करवा दीजिए गांव में, तो गांव में बेकारी नाम की चीज़ नहीं बचेगी। अभी किसी पार्टी के पास नहीं, लेकिन सोशल समाज दल 5 साल के अंदर ये जो भिखमंगे घूमते हैं, जो ये मंदिर चला रहे हैं, सब बंद हो जाएंगे। इसलिए कानून बनेगा कि कम से कम 4, 6, 8 घंटे हर आदमी को काम करना है, और हर काम करने वाला 1 घंटा जरूर पड़ेगा। गुप्ता जी जानते हैं कि अर्जक संघ यूनियन, तो जो बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, बुद्धि का उपयोग ही नहीं हो रहा है। अगर ये अर्जक वर्ग अपने बुद्धि का 10% की जगह 25% इस्तेमाल कर दे तो सोशल राज कायम हो गया। लेकिन वो कहता है कि कौन रब हो हमें कहानी, चेरी छाल न हो रानी। तो एक नहीं, इतनी नीतियां हैं। इंसानी बस्ती में जितना दलित गिरिजन प्रजाजन है, जिसके पास 1 एकड़ से कम ज़मीन है और सरकारी नौकरी नहीं है, तो वन विभाग की 12 करोड़ एकड़ ज़मीन दे दीजिए आप, तो हर दलित 2 एकड़ ज़मीन का मालिक हो जाएगा। और उसको छोटा कारखाना सरकार देगी, कच्चा माल देगी, पक्का माल निर्धारित दाम पर देगी। कोई ऐसी योजना किसी दल के पास है ही नहीं। मानववादी शिक्षा नीति, अब उसका अगर वर्णन करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। ब्राह्मणवाद का खात्मा हो जाएगा, मानव क्षमता आएगी, वैज्ञानिक दिमाग बनेगा, और सब कारीगर तैयार हो जाए। लेकिन ये गोडसे का पाठ पढ़ाएंगे, ये अंधविश्वास रखेंगे। तो हमारा ये कहना है कि समस्याओं का समाधान अगर चाहते हो तो सोशल समाज दल के अलावा देश में दूसरा दल है ही नहीं। और ये इतना बढ़िया दल है, पंडित जी तो बैठे हैं, सिद्धांत की किताब यहाँ रखी, जिसमें विवेक बुद्ध का है, समता इस्लाम की है, करुणा ईसाइयत की। इतनी महान पार्टी इस देश में कोई नहीं। इसलिए आज स्थापना दिवस पर हम आप लोगों से एक अपील करते हैं कि अब आप लोगों का तो मोह कभी रहा ही नहीं ब्राह्मणवादी दलों से, लेकिन एक मन में कमजोरी रही है कि अरे कब से पार्टी में है, कल के नेता पैदा होते हैं, सब सत्ता पा जाते हैं और हम सड़क नाप रहे हैं। ये क्रांतिकारी, ये विचारक की ये काम नहीं है। दुनिया में जितनी क्रांतियाँ हों वो 10-20 साल में नहीं हुई। और 10-20 साल की बात छोड़िए आप, जनसंघ 1925 में बना था और सत्ता में कब आया? जबकि वो सीधी धारा में चल रहा है, हम तो उल्टी धारा में चल रहे हैं। हमें धारा भी बदलना है, सत्ता पे काबिज भी होना है। लेकिन भरोसा ये है कि ब्राह्मणवाद 10% की पार्टी है और मानववाद 90% की पार्टी है।
जिस दिन ये अर्जक और शोषित जान जाएंगे कि हमारा कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, उस दिन शोषित समाज दल इनकी गले का हार बन जाएगा और 6 महीने ही नहीं लगेंगे, शोषित सत्ता कायम हो जाएगी और 5 साल के अंदर देश से निरादर और गरीबी मिट जाएगी। हर कमेरा स्वाभिमानी और स्वावलंबी ज़िंदगी जिएगा और फिर देश पूरी दुनिया का सिरमौर बनेगा, फिर ये पूरी दुनिया का आलंबरदार बनेगा। तब दुनिया से जो समस्याएं और हैं, भारत में जब भारतीय समाज की स्थापना हो जाएगी, तब दुनिया में मानव समाज की स्थापना शोषित समाज दल करेगा। इन शब्दों के साथ अब वक्त बहुत कम है। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने विचार सुने और हम उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग ताकत के साथ, मजबूती के साथ और गौरव के साथ इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे और अमर शहीद जगदेव प्रसाद, महामना राम शिव वर्मा और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे पुरखों का सपना पूरा करेंगे, मानववाद देश में लाएंगे। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार। जय अर्जक, जय श्री राम। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।